Really all. Assalamualaikum class. I also कि आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, enjoying work life. Everything is fine. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm fine, alhamdulillah. Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah, I'm fine. Imtiaz fine, ठीक ठाक. Abhi fine, ठीक ठाक. खैर से सारे everyone's fine. Thank you so much. Thank you so much. Ameen, 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 Ameen. So Ameen. Thank you. Thank you to everyone. Thank you. Walaikum salam. Happy birthday. Thank you. Khair Mubarak, Shiroz. Khair Mubarak. Walaikum salam. Aksa. Walaikum salam. Walaikum salam. Ameen. Ameen. Thank you, Farooq. Thank you, Zarmina. Thank you, Abil. Thank you, Abil. Thank you, Maheen. Thank you. Fahad, thank you. Thank you, Imtiaz. Thank you, Ifan Saab. Thank you, Furqan. Thank you, Maruf. Fahad Alwi, thank you. Fahad Alwi, thank you. Alam Zaid, thank you. Ameen, Subhameen. May Allah bless you all. Thank you, Sumaya. Thank you. Salim, thank you. Thank you, Ameen. 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 Thank you, Sumaya said. Thank you. May Allah bless you too. Walaikum salam. Ikra Shabir. Walaikum salam. Jungle mein mangal. Khair Mubarak Mashkoor Ali. Ameen. Thank you, Amna. Thank you. Thank you, Alina Nas. Thank you, Ahman. Thank you. Desi dress. Nice word. Desi dress. आपकी परछाई हमेशा रहे हम पे. अमीन सुम अमीन. अमीन. फाद बलोच, thank you. Thank you. Thank you, Imtiaz. Ameen. Ameen. Thank you, Imtiaz. Thank you. Ehsan Khalid, thank you. Sir, glasses कहाँ से ली है आपने sir? Glasses चाहे? New glasses ना? एहसन, आपको चाहे coordinate with me, मैं चाइना से आपके लिए मंगवा लूँगा. Thank you. आज आप पॉलिटिशियन लग रहे हैं. ड्रेसिंग कमाल है. अरे दूर रखो पॉलिटिशियन से. अल्लाह मुझे ना बनाया पॉलिटिशियन. I'm not a politician at all. सर जी आज आप बिल्कुल फिट लग रहे हैं. Thank you. एकदम न्यू फ्रेश. अच्छा फ्रेश कहाँ से? बगैर सोए हुए मुंह उठाकर क्या आ गए? 2-3 दिन से सोए ही नहीं है. सरदार मैं लेक्चर के बाद आपका वेट करूंगा. ठीक है. पाकिस्तानी कल्चर. अच्छा यस पाकिस्तानी कल्चर. तो लेट्स स्टार्ट. बस फिर हुस्न नेचुरल है आपका. वेरी नॉटी मैन. अच्छा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तो लेट्स स्टार्ट. कल के लेक्चर से हम लोगों ने देखा था जेंडर बेस्ड वायलेंस. तब से चल रहे सारे. खैर मुबारक सदाम सासूली. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू. तो उसमें से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे. आप थ्योरीज पर हम लोग आए थे. थ्योरीज के हवाले से. अच्छा हाउ आई डू सेलिब्रेट लव फ्रॉम बलूचिस्तान. थैंक यू. लव फ्रॉम लाहौर टू. तो अच्छा हाउ आई सेलिब्रेट माय बर्थडे. सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट में हाँ बता दूंगा. अर्ली इन द मॉर्निंग. खैर अभी तो अर्ली मॉर्निंग तो था ही नहीं. रात को सोया ही नहीं है. तो सुबह फजर के बाद जो है रिसाइटेशन. उसके बाद न्यू ड्रेस. जब भी हो तो नया ड्रेस. उसके बाद जो है फिर उसी दिन नया कुरान स्टार्ट करना. और फिर इसके बाद आई गो फॉर शेयरिंग माई लाइफ. आई डोनेट ब्लड. मैं अपने सालगिरह उस वक्त तक नहीं बनाता जब तक मैं ब्लड डोनेट नहीं करता. तो आई सेलिब्रेट माय बर्थडे बाय गिविंग ब्लड या बाय डोनेटिंग ब्लड. तो मैं ब्लड डोनेट करता हूँ. ब्लड डोनेशन के बाद आकर के एक दफा तो नाश्ता किया, दोबारा नाश्ता कर लेता हूँ ठीक ठाक. तो अक्सर आज भी डोनेशन के बाद फिर फ्रेंड्स ने कोई प्रोग्राम बनाया था, उसके साथ चले गए. तो नाश्ता क्या करना था, उनके साथ कॉफी शॉफी पिया. ब्लैक चॉकलेट वॉकलेट ये सारे हो गए, एनर्जी फुल करवाए. थैंक यू साहब मेमन. थैंक यू जरमीना. तो इसके बाद जो फिर जो भी होता है वो दैट इज समथिंग वेरी रिलेशन विद गॉड ऑलमाइटी. मैं अल्लाह के साथ एक वादा है वो फुलफिल करता हूँ. इसके बाद जो है आज अभी आपके सामने हो. इससे पहले एक क्लास था, अभी एक क्लास है.
फिर 5 से लेकर के 9 बजे तक क्लासेस, 9 साढ़े 9 तक रात को क्लासेस है। तो इस तरीके से सेलिब्रेट हो जाता है। आर बर्थडे पे ब्लड डोनेशन परमानेंट है, लाजमी है। और एक फिलैंथ्रोपिक काम स्टार्ट करना होता है जिसको मैंने इंशाल्लाह फिर पूरे साल लेके जाना होता है कि मैंने इस फिलैंथ्रोपिक डीड पे, इस फिलैंथ्रोपिक गोल पे पूरा साल करना है। तो 8 साल का फिलैंथ्रोपिक में नया नया काम होता है। तो इस दफा मेरा फिलैंथ्रोपिक गोल ये है, आई मस्ट शेयर विद यू पीपल, दैट इज आई मस्ट स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द डिप्राइव्ड चंक ऑफ द सोसाइटी। उसके देखना है जिसमें स्पेशली ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो एथनिक माइनॉरिटीज हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, पॉलिटिकल माइनॉरिटीज हो। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई ऑल माय बेस्ट टू डू दिस। और एक मैं इंटेलेक्चुअल अपना गोल रखता हूँ, पूरे साल के अंदर मैंने इंटेलेक्चुअल गोल जो रखा हुआ है। तो इस दफा इंशाल्लाह I'm gonna to have my research wing पे मैंने काम करना है इंटेलेक्चुअल गोल्स थ्रू आउट। यानी जिस तरह अब मार्च में I'm going to join अल कवारी एक मैगजीन है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है, तो I'm gonna lead that अल कवारी। इस साल अल कवारी को लीड करना है और इसके अलावा कुछ अपना भी एक रिसर्च जो है जर्नल टाइप जो वो स्टार्ट करना होता है। ये चीजें कुछ थोड़ी मोटी जो बातें होती है। थैंक यू। तो दैट्स ये हर साल जो है एक होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, कमिटमेंट, गॉड के साथ कमिटमेंट होता है, अपने आप के साथ कमिटमेंट होता है कि मैंने खुद को क्या देना है इस साल, किस तरीके से लेके चलना होता है। फिर अपने गोल सेट करना होता है। तो आई डू सेट माय गोल्स, अपने गोल जो नहीं सेट करता हूँ कि साल आई टू मीट दीज गोल्स, ये चीजें करनी सारे। और फिर स्ट्रेटेजाइज करना है अपने लाइफ को कि इस साल में मेरे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी, अपने आप के लिए भी, विद गॉड ऑलमाइटी उसके लिए भी, ये सारी चीजें होती हैं। दिस इज आउटर साइड, अंदर दुख बड़े बड़े हैं। हाँ दुख तो है नो डाउट, लेकिन आई टू कॉप विद इट। हर बंदा है, देखो दुनिया में है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आज का मैं अगर आप लोगों को सिर्फ एक लेसन बता दूं फॉर लाइफ टाइम, ये है डू फॉर योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, डू फॉर योर सेल्फ। और आपका द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स इज योर्स। रूमी इसलिए कहते हैं इफ यू वांट टू कीप द ब्यूटीफुल थिंग टू वन सेल्फ, कीप वन सेल्फ टू द वन सेल्फ। अगर आप खूबसूरत दुनिया का खूबसूरत चीज अपने आप के साथ रखना चाहते हैं तो दुनिया का खूबसूरत तरीन चीज जो है वो खुद है। आपने अपने आप के साथ रखना होता है, अपने आप के साथ दोस्ती बनाना है। हम सारे बिगड़े हुए अपने आप के साथ। हम लोग आज तक, पहले भी एक क्लास में मैंने बताया था, आजकल हम लोग अपने आप को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। एक चीज है जो बहुत बड़ी हमारी जिंदगियों में कमी है, वो है माई टाइम, खुद को टाइम देना। हम देते हैं, दूसरों को टाइम देते हैं, दूसरों से टाइम मांगते हैं कि भाई महसूस होने के लिए, खुद को महसूस होने के लिए हम लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरों से कि भाई हमें टाइम दो, हमें टाइम दो। द बेस्ट कंपनी if you are going to enjoy, that is oneself। खुद को महसूस करना होता है, खुद को अपलिफ्ट करना होता है। याद रखिए no one is spare for you। याद रखिए no one is spare for you। मैं नहीं कहता हूं कि लोग चाहते होंगे कि आपके लिए टाइम स्पेयर कर ले, लेकिन अब इस एरा में, इस एज में बंदे को अपने आप के लिए टाइम नहीं होता है तो आपके लिए क्या टाइम होगा। तो इसलिए मैं रूमी की इस कोटेशन पर कि कीप योरसेल्फ टू योरसेल्फ, दिस इज द बेस्ट थिंग if you can do in your life, that is खुद को जो नहीं संवारना होगा, खुद के साथ दोस्ती बनाना होगा। हम सारे बिगड़े हुए अपने आप से, अपने आप को जो माई टाइम, देखो हम खाना भी खाते हैं, इवन इफ यू आर डूइंग सीएसएस, या आप अपने आप के लिए भी कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्पेशली यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप सब कुछ करते हो। सीयत के लिए देखो हमने एक स्टेक रखा हुआ है, अपना सीयत को भी, अपने सीयत को भी, अपने गॉड को भी, अपने स्पिरिचुअलिटी को भी, सारे चीजों। तो कोशिश क्या करें अपने जो अपना आप है, अंदर का इंसान, अंदर का जो तारिक है ना, वो आपसे रूठा हुआ ना हो। तो याद रखिए अंदर वाला इंसान को भी आप लोगों ने क्या खुश रखना होता है। तो द बेस्ट सोर्स जो उसके लिए दैट इज वन सेल्फ टू वन सेल्फ। खैर मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं, बोला। अच्छा फादर we are always in our own company। yes हाँ बिल्कुल, there is outside is
कोई गम हो जो छुपा रहे हो। ठीक है बिलाल बुखारी, ठीक है, ये भी एक टैक्टिक है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिवील योर हार्ड टाइम एंड हार्श टाइम ऑन दो अदर्स। हर बंदा दुख का है, याद रखिए, दुख हर किसी के पास होता है। ये कोई जन्नत तो नहीं है, कोई दूसरी दुनिया नहीं है जहां पर दुख ना हो। जिंदगी क्या है, तुंदी बाद मुखालिफ से न डर उखाब। इकबाल कहते हैं तुंदी बाद मुखालिफ से न डर उखाब, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और याद रखिए, जिस इंसान की जिंदगी में हार्ड टाइम नहीं होता है, he will never go to experience, if he is never able to experience the harsh time of his life, is never going to enjoy the jubilant time of his life. याद रखिए, जब भी किसी easy go easy come, माले मुफ्त दिले बेराम स्टार्ट हो जाता है। तो ये है। खैर, बाज लोगों को बहुत सख्त स्टडी आई हुई है, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर की तरफ। अयाज अहमद, आपने कहा कि सरकारी एग्जाम में 15 मिनट लेट। पाजी मैं इधर ही था, माइक जो नहीं हम ढूंढ रहे थे। तो और बहुत सारे लोग ये होता है कि वो कितने टाइम वेस्टेज हो रहा है। चलो इससे पहले ये नहीं कि बाज लोग इधर अंदर ना आ जाए। खैर, ये लाजमी होता है अयाज साहब, लाइफ सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपने जो पढ़ा होता है उसको कितना आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, इंस्टिल करवाया, इनकलकेट किया है, स्ट्रीमलाइन कितना किया हुआ है, ये सारी चीजें होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी जिंदगी को क्या बनाया है, हमने जिंदगी को एक रेस बनाया हुआ है और इसीलिए हम जिंदगी में दौड़ रहे हैं। आज तक हम लोगों ने जिंदगी के लिए क्या किया है, आज तक हम जिंदगी में रुक करके सांस ले करके जिंदगी को फील नहीं किया है। हम लोगों ने, याद रखिए, लाइफ इज नॉट रेस एट ऑल। जो लोग जिंदगी को रेस कंसिडर करके एक्सेप्ट करता है जिंदगी को एक रेस, वो पूरी जिंदगी दौड़ता है, उसको कभी सुकून नहीं मिलता है, कभी चैन नहीं मिलता है, कभी रात नहीं मिलता है। याद रखिए, जिंदगी एक रेस का नाम ही है। डोंट मेरली एग्जिस्ट, लिव योर लाइफ। लिविंग लाइफ एंड एग्जिस्टिंग लाइफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। यू जस्ट, आपने जिंदगी में वो जो गाड़ी का स्टफनी टाइप नहीं रहना होता है कि यू जस्ट मेरली एग्जिस्ट, यू टू लिव योर लाइफ। लिविंग लाइफ इज एन आर्ट। आपने देखा होगा, जो स्पिरिचुअल्स है, स्पिरिचुअलिज्म है, जो तसव्वुफ है, जो सूफी हजरात होते हैं, जो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स होते हैं, वो जिंदगी में क्या करते हैं, उनके जिंदगी का मकसद हर टाइम को उन लोगों ने यूटिलाइज करना होता है। Captivate each and every opportunity, each and every minute and each and every second of your life. जिंदगी जीने, जिंदगी गुजारना ना सीखो, जिंदगी जीना सीखो। जिंदगी गुजारना और जिंदगी जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए try your best, live your life, don't merely exist। आपने सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं लेना है यार, चीजें एग्जिस्ट करती है यार। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के हाथ में अल्लाह ने क्या दिया है, ताकत दी गई है। वो ताकत क्या है, he or she can mold the time for the to be beneficial for yourself in oneself। ये सारी चीजें होती है। खैर, ये जो लोग कल का सोचते हैं, अगर कल में फिर आज में जीना चाहते, यस आप बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली यस अली अख्तर, बिल्कुल फात, एब्सोल्युटली राइट। he is that kind is free to is a slave, yes, he that is evil is slave। Augustine, absolutely right. Thank you, Daniel. Thank you. You are so one of the greatest motivational speaker. Thank you, Aksar Gyas। तो ये चीजें होती है। खैर, लिविंग इन प्रेजेंट इज सेंटहुड। अगर मैं एक नटशल बता दूं, लिविंग इन प्रेजेंट इज सेंटहुड। इसी लोगों में कहते हैं फील द टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ द प्रेजेंट। डोंट लिव इन पास्ट, पास्ट will never brings something very beneficial for you। Past will always bring regrets, and don't live in future। Future will bring fears in your life। तो याद रखिए, try your best to live in the present। ये चीज होती है। अब बताए, अल्लाह ने एक कसम खाई, वल असर, कसम है ज़माने की। और असर किसको कहते हैं, असर जो है उस टाइम को कहते हैं, असर उस टाइम कहते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग टाइम है। पास्ट की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, न पास्ट अब आपके हाथ में, न फ्यूचर आपके हाथ में, प्रेजेंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना प्रेजेंट इस तरीके से लिव कर ले ताकि आपको पास्ट में, पास्ट या फ्यूचर में आपको अपने पास्ट पर, फ्यूचर में आपको अपने पास्ट में से रिग्रेट्स ना आ जाए, और फ्यूचर में आपने प्रेजेंट ऐसा यूटिलाइज किया हो कि अगर वही आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट बन जाता है तो आपने फुली एक्सप्लोर किया है, तो आपके फ्यूचर में आपको फेयर्स नहीं आएंगे।
तो ये था यार माजीज आजाब है यार, आप छीन ले, आप बिल्कुल छीन ले मुझसे मेरा हाफजा, छीन ले हाफजा मुझसे मेरा यार। हाँ सलाम अभी मैं शलाल, थैंक यू मैन, थैंक यू। मरने के लिए जीना पड़ता है यार, नहीं नो, अब ये लोग देखिए जीने के लिए मरना पड़ता है, आपने बड़ी बड़ी बेहतरीन किया, मरने के लिए जीना नहीं पड़ता है, न जीने के लिए मरना पड़ता है। जीना अपनी आप जगह पर सही है, मरना अपने आप पर सही है भाई। मरना तो है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबने मौत कर ली, उससे पहले मरने से पहले जिंदगी का जीना और जिंदगी का मजा लेना होगा। यार I'm very naughty man, come on sir, thank you। अब सच नेक्स्ट स्टार्ट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी स्टार्ट की थी। पहले सबसे पहले थ्योरी जो है वो दैट इज साइकेट्रिक्स। मैंने आपको साइकेट्रिक मॉडल ऑफ द वायलेंस थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने पावर एंड कंट्रोल विल थ्योरी पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने एक और थ्योरी पढ़ा था जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस थ्योरी है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है हम सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ेंगे। सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी। अब इसके बाद जो है जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। वाओ अली अख्तर, बेहतरीन बेहतरीन, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा तो आज जो है हम लोगों ने डिस्कस करना है सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी। अब बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में सोशो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ वायलेंस। सोशो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ वायलेंस, आज हम ये मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। इस मॉडल के अंदर क्या है, अगर आपको ये दो वर्ड समझ आ जाते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। सोशो मतलब सोसाइटी, सोसाइटल स्ट्रेस है, आपका फैमिली है, आपका सोशल लर्निंग है, और किस तरीके से एक सोसाइटी आपका फिर माइंड बनाता है, आपका साइकोलॉजी बनाता है, साइकोलॉजी बनाता है, आपका थिंकिंग बनाता है। इसको हम कहते हैं सोशो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ वायलेंस, जिसमें हम कहते हैं एक्सटर्नल आपका एनवायरनमेंट। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था इंटरनल एनवायरनमेंट था, सोशो मतलब सोसाइटी मतलब एक्सटर्नल आपका एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट से जो आप बिहेवियर सीखते हो, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर जो होता है which affects your family, which affects your psychology, which affects your mind, which is going to यानी आप you are going to learn something from society, from your societal around जो surroundings होते हैं उससे जो आप सीखते हैं, उसको हम इस थ्योरी के अंदर, जिसमें आप क्या आ सकता है कि स्ट्रेस है, फैमिली से आप सीखते हो, आप सोसाइटी से सीखते हो, आप बिहेवियर सीखते हो, और इसी तरीके से इंटरजेनरेशनल जो वायलेंस होता है, एक वायलेंस यानी आप सोसाइटी से आपका कल्चर है, आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, या इस तरीके से आप सीखते हो ये सारी चीजें। अच्छा इस थ्योरी के अंदर जो हम लोगों ने देखना है कि आपको तो सोसाइटी के अंदर क्या होता है। सोसाइटी दरअसल तौर पर हम इंटरेक्शंस करते हैं, उस इंटरेक्शन से हम लर्न करते हैं कुछ चीजें। आप सोसाइटी में फैमिली के अंदर इंटरेक्शन होता है, उससे हम सीखते हैं। इस मॉडल के अंदर पहली थ्योरी है सोशो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ वायलेंस के अंदर पहली थ्योरी जो है वेरी सिंपल, उसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग, द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी है द सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके अंदर फिर यही वर्ड है सोशल लर्निंग से मुराद हम जो है जो सोसाइटी से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। इस थ्योरी के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा आसान, दो चीजें सिर्फ। अगर आपको दो चीजें आ जाते हैं, पूरी थ्योरी आपके हाथ में फिंगर टिप्स पे आ जाती है, और वो दोनों चीजें बहुत आसान है। अच्छा हम सोसाइटी में जो चीजें सीखते हैं, दरअसल तौर पर ये आपको अगर याद है, मैंने जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म में भी ये थ्योरी पढ़ाई थी, इफ रिमेंबर। जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म में भी यही थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था। उस थ्योरी को अब हम वायलेंस में लेके आ रहे हैं। वो थ्योरी क्या है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था, एक है मॉडलिंग। मॉडलिंग से क्या मराद होता है,
यानी आपके सामने कुछ हो रहा है, जो आपके सामने जो कुछ हो रहा है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप चीजें देख रहे हो, सारी चीजें आप क्या करें, मॉडलिंग, मतलब आपके सामने कुछ हो रहा है ना, हेलो, यानी मतलब यस, कॉपिंग द अदर्स, जो है, जो आप दूसरे की बिहेवियर को या आपके साथ जो बिहेवियर हो रहा है, आप दरअसल तौर पर उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको मॉडल से क्या होता है, आपने अक्सर रखिए यार ये मॉडलिंग करता है, मॉडल मतलब उसको हम फिर बाद में शाहरुख खान, सलमान खान, तेरे नाम वाले फिल्म ये बार बना है, उसके उसी तरीके से हम लोगों ने कपड़े जो है ड्रेसिंग करते हैं, दरअसल वो मॉडल जो हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद उस मॉडलिंग को हम लोग क्या करते हैं, उस मॉडलिंग को हम बारो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या हो जाता है, उसी मॉडलिंग को हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं। हम मॉडलिंग की जो हमारे सामने मॉडल हो रहा है, जो बिहेवियर हो रहा है, फार्द हम क्या करते हैं, हम उसको फिर रीइंफोर्समेंट करते हैं, उसका रीइंफोर्समेंट होता है। तो इसलिए इस थ्योरी के अंदर वो कहते हैं कि दरअसल तौर पर जो वायलेंस है, हम सोसाइटी के अंदर उस वायलेंस को मॉडल करके फिर इसके बाद हम मॉडलिंग से हम सीखते हैं ना, हम बारो करते हैं, फॉलो करते हैं ना, उसको फॉलो करते हैं, फिर इसके बाद जब हमारी बारी आ जाती है हम उसको रीइंफोर्स कर लेते हैं, लर्निंग फिर रीइंफोर्समेंट। तो इसलिए ये दो चीजें है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है उसमें हम कहते हैं कि जो आम लोग सोसाइटी से लर्न करते हैं, यानी इसमें मैकेनिज्म, दो किस्म के मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म के अंदर हम मॉडलिंग करते हैं, दूसरे मैकेनिज्म के अंदर हम उसी मॉडल किए हुए बिहेवियर को हम क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो मॉडलिंग है, इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द बिहेवियर, या हमारे लर्निंग बिहेवियर का मॉडल, हम किसी को मॉडल को देख रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आपने हमें जो ये कोई एक चीज दिखाया जाता है, फिर इसके बाद हम उस चीज को फॉलो करते हैं, तो हम ये एक लर्निंग बिहेवियर का एक टूल होता है। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हैं हाउ चिल्ड्रन लर्न्स, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, चिल्ड्रन क्या करते हैं, लर्न करते हैं, वो इंटिमिडेट कर रहे हैं, वो इंटिमेटिंग कर रही है बाय वाचिंग अदर्स, वो दूसरे को देख रहा है, फैमिली को देख रहा है, अपने भाई को देख, आपने अक्सर देखा होगा, जो भाई होता है, छोटे भाई है, वो बड़े भाई को देख रहा होता है, या छोटे बच्चे फादर को देख रहे होते हैं, सोसाइटी को देख रहे होते हैं, इसी तरीके से सिस्टर उसको देख रहे होते हैं, सारी चीजें। तो हम ये चीजें सारे जो है दरअसल तौर पर हम क्या करते हैं, देखते हैं, यस वी ऑफ दैट बिहेवियर, जो हमें वो करते हैं, ठीक है। तो जो दरअसल तौर पर हम क्या करते हैं कि जो रोल है, रोल मॉडल सिचुएशन जो होते हैं, चिल्ड्रन एडॉप्ट करते हैं उस बिहेवियर को, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो दरअसल तौर पर उस बिहेवियर को एडॉप्ट करते हैं, और वो बच्चों को, बड़ों को, बच्चे जो है बड़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इवन दो समटाइम जो बच्चे हैं वो हमारे जो एग्रेसिव, इमोशनल एग्रेसिव रॉक बिहेवियर होता है, वो बच्चे भी क्या करते हैं, वो उसको देख रहा होता है, वो लर्न कर रहा होता है। आपने अक्सर देखा कि जिस खानदान के अंदर शाउटिंग ज्यादा होती है या फादर एग्रेसिव होता है, उसके बच्चे में ये एग्रेसिवनेस जो है ये ट्रांसफर हो जाता है, ये जनरेशनली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर जरूर हो जाता है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि जिस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, बाकी बिहेवियर सोसाइटी से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, इसी तरीके से एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर भी सीख जाता है, मॉडल कर लेता है। समझ रहे हैं आप लोगों को? जब वो सीख जाता है, याद रखिए जो भी बंदा सीख जाता है उसके बाद वो क्या करता है, रीएनफोर्स करता है। रीएनफोर्समेंट अकर्स व्हाट यू हैव लर्न समथिंग, आपने जो बिहेवियर बारो किया है, एक्वायर किया है, आपने लर्न किया है, सोशली आपने, सोशल लर्निंग है ना, सोशली तौर पर आपने लर्न किया है, इसके बाद आप क्या करते हैं, उसको हम रीएनफोर्स करते हैं। क्यों? दो वजह से। मैंने आपको उधर रिवार्ड एंड पनिशमेंट बताया या नहीं बताया? हेलो, बताया था आपको। जेंडर लर्निंग जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ऑफ जेंडर है, नर्चर डिबेट में मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई चीज सीख जाते हो तो आपको उसके करने का दो तरीके हैं। एक तरीका, अगर आपको रिवार्ड मिलता है तो आप उस काम को फॉलो करते हैं कि इट इज अप्रोप्रिएट, अगर आपको उसका पनिशमेंट मिलता है तो आप उसको क्या करते हैं, आपको छोड़ जाते हैं। यस सादिला, अप्रोप्रिएट बिहेवियर और बाकी सारे। यस जोएब। तो अलीमा, हम क्या करते हैं, हम जब कोई चीज रीइंफोर्समेंट करते हैं तो उस रीइंफोर्समेंट में अगर हम वो रिवार्ड, अगर वो बिहेवियर, हम मॉडल जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने लर्न किया सोसाइटी के साथ, फिर हम रीइंफोर्स कर लेते हैं। उस रीइंफोर्समेंट का दो चीजें फैक्टर होती है, या रिवार्ड होगा या पनिशमेंट
होगा, यस अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट, यस। तो ये चीजें इसी तरीके से आप कहते हैं सोशलाइजेशन जो होती है, ये सारी चीजें ये स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो वही ये सोशलाइजेशन कंटिन्यूज एज अ चिल्ड्रन जो होता है, वो स्कूल में, अपने खानदान में, बाकी चीजों में हम क्या करते हैं, हम सीख जाते हैं। और यही चीज, यही लर्न बिहेवियर जो हम लोगों का होता है, वो दरअसल तौर पर या जो हम इनहेरेंट कर लेते हैं ये सारी चीजें तौर पर, फिर हम क्या करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग के बाद हम क्या करते हैं, ये सोशली तौर पर जो हम लोगों ने लर्न करना होता है, ये हमारे सब कल्चर का पार्ट बन जाता है, हमारे जो माइंड का पार्ट बन जाता है। तो वी ट्राई ऑलवेज, इस मॉडलिंग के बाद हम क्या करते हैं, यही चीज आने वाली जनरेशन में हम मुंतकिल भी करते हैं। तो इसीलिए ये सोशल लर्निंग में एग्रेसिव एटीट्यूड, आपका बिहेवियर व्हिच बिकम द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, तो वो क्या बन जाते हैं, वो आप दूसरे जनरेशन को क्या ट्रांसफर कर लेते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ वायलेंस, इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ वायलेंस। जिस तरीके से हम देखते हैं, हम लोगों ने अपने फोर फादर से सीखा है, फिर हम जो बीच में आ गए, हम फिर जो है इसको ट्रांसमिट कर लेंगे। आप इसको क्या करें, दूसरे जनरेशन की तरफ हम फिर दोबारा क्या कर लेंगे, दोबारा हम उसको क्या इंस्टिल, क्या इनकलकेट करवा देते हैं। इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यह ट्रांसफर हो जाता है, ये साइकिल हो जाता है। अब इसीलिए कहा, जो बॉयज एक्चुअली तौर पर अगर आपने देखा होगा, वो लर्न कर रहा है कि जब उसका फादर इज अब्यूजिव टू हिज मदर, आपने देखा होगा ना, इस फादर इज अब्यूजिव टू हिज मदर होती है, या वो वायलेंस करता है, तो वो बड़ा होकर के जब उसके पास एंजेलिना जोली आ जाती है, तो वो कहते हैं अच्छा टॉम क्रूज ने किया था, तो ये फिर आकर के उस पर भी वही करता है ना, फादर को वो इसने ऑब्जर्व किया होता है, और फिर वो अपने जो इंटीमेट लाइफ पार्टनर है उसको इसी तरीके से आगे जा करके ट्रांसफर करता है। तो अब्यूजिंग विमेन या जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होती है, वो भी इंटर जनरेशनल तौर पर क्या होता है, वो चला जाता है। यस बिल्कुल इंटर जनरेशन भी होगा, यस दानिया नाजीर। और इसीलिए जो आपने लर्न किया, आप आगे से जाकर, अब मुझे किसने बताया कि मेरा कल्चर है, मुझे किसने बताया कि मेरी ये जबान है, मुझे किसने बताया कि मैं, आपको पता है कि कुछ चीजें मैं लास्ट वीक नहीं, 2-3 दिन पहले मैं सोच रहा था कि आपको पता है कि हमें कुछ चीजें जो है हमें सोसाइटी देते हैं। यानी देखो, बीइंग इंटेलिजेंट होना, हर बंदा इंटेलिजेंट है, ट्रस्ट मी। ये बचपन में ही हमारे जहन में कोडिफिकेशन करवाया जाता है, यार पुराना बहुत काबिल है, बहुत काबिल, बड़ा जीनियस है। इस आहिस्ता उनके माइंड में क्या हो जाता है कि यार मैं जीनियस हूं, तो आहिस्ता उसका दिमाग जो है वो इसलिए कहते हैं सुप्रा कंप्यूटर, कभी भी अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स ना देना। यही नेगेटिव थॉट्स टू अदर्स, दूसरों के लिए जब आप गलत सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, यही आपका थॉट का पार्ट बन जाता है। तो बहुत टाइम आगे जाकर के यही थॉट्स आपके अपने बारे में भी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए ये क्यों कहते हैं कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहो, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव इफ यू वांट टू हैव पॉजिटिव इन योर लाइफ। क्योंकि आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है, वो दिमाग, वो कंप्यूटर, वो माइंड जिसने सुपर कंप्यूटर बना है, जिसने आसमान के सीने को चीर करके जो ये अपना रास्ता बनाया, जिसने पहाड़ को चीर करके उससे अपने आप को जो निकाल लिया था, जिसने पानी का रुख मोड़ लिया था, वो किसने किया, वो इस ब्रेन ने किया है, इस दिमाग ने किया है। तो ये दिमाग सुप्रा कंप्यूटर, आप खुद को अभी आज से कहो यार आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम इंटेलिजेंट, ट्रस्ट में एक वक्त आएगा यू आर गोइंग टू डू समथिंग। आप अपने दिमाग पर ये कारी जर्ब लगाया करो, आई कैन डू इट, व्हाई नॉट मी, क्यों मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। Time is not very far away that you are going to be able to do that thing. आप उस चीज कर सकोगे, ट्रस्ट मी, ये होता है। तो ये क्या होता है, दिमाग जो आपका होता है, सुप्रा कंप्यूटर जो होता है, थिंक पॉजिटिव, यानी हर वक्त आपने पॉजिटिव ही सोचना होगा, तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविज्म जरूर आ जाता है। तो इसलिए मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जिंदगी में क्या करना होता है, आपने जिंदगी में यही स्ट्राइव करना है, स्ट्रगल करना है कि आप लोग जो जिंदगी में पॉजिटिव
थॉट्स लेके आना है और पॉजिटिविटी लेके आना होता है। खैर, तो हम ये कहते हैं कि इंसान का ब्रेन जो है वो क्या करते हैं, आपकी वो सोशलाइज हो जाता है, हम लर्न कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम रीइंफोर्समेंट कर लेते हैं इसके हवाले से। खैर, यस, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट, इसको आलमजेब कहते हैं कि आजकल के दौर में आप लोगों को हो सकता है थ्योरी पढ़ाया भी होगा। यस, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रुथ थ्योरी। आपको पता है पोस्ट ट्रुथ थ्योरी का? अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ट्रस्ट मी, ये आप लोग जरूर पढ़े। स्पेशली आईआर की थ्योरी है ये। आईआर अभी तक मेन स्ट्रीम थ्योरी नहीं है। द मोस्ट डिबेटेड वर्ड्स इन 2017 इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर नो पोस्ट पॉजिटिविज्म नहीं है, सिर्फ ये होता है, इसको पोस्ट ट्रुथ थ्योरी। पोस्ट ट्रुथ यानी झूठ इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि वो झूठ सच आकर के आ जाए, और जब सच आ जाता है तो वो झूठ कंसिडर होता है, और जब झूठ होता है वो सच बन जाए। ये प्रॉक्सी ये बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के आगे इस्तेमाल होता है। आगे इफ यू रिमेंबर, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के, जो ट्रम्प आया था या इमरान खान आया, इमरान खान कंस्ट्रक्टेड, इमरान खान इज द बाय प्रोडक्ट दैट पोस्ट ट्रुथ थ्योरी। वो जो नहीं, इसी तरीके से ट्रम्प जो है पोस्ट ट्रुथ थ्योरी का, मैक्रन जो आया था, मैक्रन जो है वो पोस्ट ट्रुथ थ्योरी का हिस्सा है, और जो सुपर या आप कहते हैं अल्ट्रा जो राइट मूवमेंट जो चली है वो सारे पोस्ट ट्रुथ थ्योरी की है। ये इस्लामोफोबिया पोस्ट ट्रुथ थ्योरी की कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो खैर, यस, वन कैन से ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर एलिट्स, बिल्कुल वो इसका एक हिस्सा आ जाता है। आप लोग अगर जो लोग बाद में, ये आप तो नहीं कर सकते, खैर टाइम बहुत शॉर्ट है, अगर फादर अलवी आप लोग जो नहीं, बाज लोग जो 20 and 20 का अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं, आप लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का स्पेशली तौर पर उनकी डिबेट्स होती है, वो डिबेट जरूर सुना करें। जैसा वो मेहदी हसन का एक डिबेट वाला बड़ा मशहूर भी है, मेहदी हसन का डिबेट, तो आप लोग वो डिबेट जरूर सुनें। उसमें सबसे ज्यादा डिबेटेड, द मोस्ट डिबेटेड थिंग दैट इज के पोस्ट ट्रुथ 2017। खैर, यस, बिल्कुल, खैर, थैंक यू। अच्छा, ये था कुछ एक थ्योरी। इसी के अंदर एक और थ्योरी है, उस थ्योरी को हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ मैरिटल पावर। द थ्योरी ऑफ मैरिटल पावर दूसरी थ्योरी इसके अंदर। थ्योरी ऑफ मैरिटल जो है पावर है, उसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा आसान। इसके अंदर जो है, ओके, थैंक यू आसिफ, थैंक यू आसिफ, लव यू, थैंक यू अब्दुल वहाब, थैंक यू सुमैया। यस, बिल्कुल, एब्सोल्यूट, यस, breaking the law, it means no one is breaking the law. yes, absolute right, अली अख्तर, बिल्कुल। अच्छा, थ्योरी ऑफ मैरिटल लाइफ जो है, पावर जो है, ये फिर बहुत ज्यादा आसान है। इसके अंदर कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। फिर ये हम लोग ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आप लोगों को रीइंफोर्स करवा दूं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगेन, जिस तरह आपको फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि जेंडर इज ऑल अबाउट द पावर ना, जेंडर जो डिबेट है पावर सेंट्रिक भी है। जेंडर की, एक जेंडर के पास कितना पावर है, दूसरे जेंडर के पास कितनी पावर है, इंटरजेंडर जो पावर है, पावर पैराडाइम जो है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा, इसके बाद अगर दोबारा दो वर्ड है मैरिटल, इट मीन ये स्पाउस में आ जाता है, स्पाउस में, ठीक है, यानी मियां बीवी के दरमियान। और ये जो है पावर, यानी इनके दरमियान जो टग ऑफ वार है, टेसल है, टग ऑफ वार टू गेन पावर, टू हैव पावर। और पावर का मैंने लास्ट कल थ्योरी बताई थी कि व्हाट मींस पावर, पावर मींस टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अदर्स, टू हैव कंट्रोल ऑन द अदर्स, दूसरे के रिसोर्सेज पे, दूसरे की माइंड पे, दूसरे की लाइफ पे, दूसरे की प्रॉपर्टी पे, सबको आपको पावर चाहिए। अच्छा, तो मैरिटल पावर के अंदर आप लोगों ने देखा था, इसके अंदर हम कहते हैं, ये एक्चुअली क्रोमवेल ने दिया था, क्रोमवेल, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय क्रोमवेल। वो ये बताते हैं, क्रोमवेल ने ये थ्योरी दिया था। क्रोमवेल और उसके साथ एक और उसका दोस्त था, इसके पार्टनर है, उसका हम कहते हैं ऑल्सन। इन दोनों ने थ्योरी दी। अच्छा, इस थ्योरी की बड़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बताऊं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वो कहते हैं
Those who lack power, those who lack power, those who lack power. अब यहाँ पर क्या पावर है? आप इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, पॉलिटिकल पावर हो सकता है, कोई भी पावर हो सकता है. Those who lack power, they will be क्या? They will be more likely to use violence against their partners. जिसके पास अपना ताकत नहीं होता है, तो वो दूसरे को कंट्रोल करने के लिए पावर, जो है पावर टू गेन पावर, वो वायलेंस को एज अ टूल ऑफ पावर गेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है. पावर टूल के तौर पर वो वायलेंस इस्तेमाल करता है टू गेन दैट पावर. वो कहते हैं, इसके भी आसान अल्फाज में बताता हूं, वो कहते हैं कि अगर आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है आपका, जो आपका लाइफ पार्टनर है, वो लाइफ पार्टनर का अगर सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेटस को आपसे नीचा हो, यानी वो डाउन हो और आप सुपीरियर हो, तो वो वायलेंस को यूज करते हुए, वायलेंस एज अ सोर्स टू हैव द पावर, टू हैव कंट्रोल ऑन यू, तो वो क्या करते हैं? वो आपके अगेंस्ट वायलेंट बिहेवियर या वायलेंस एग्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आपको करके, ताकि इमोशनली तौर पर आपको डाउन कंसीडर कर ले, एंड टू हैव फिजिकल कंट्रोल ऑन योर प्रॉपर्टीज, ताकि टू मैच दैट गैप बिटवीन दीज टू हैव्स एंड हैव्स नॉट के दरमियान, इस गैप को ब्रिज करने के लिए वो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं. आपने सुना होगा बहुत सारे, जो अगर एक अमीर तबके की एक औरत अगर किसी दूसरे घराने, गरीब घराने के साथ जब उसकी शादी हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा उसका हस्बैंड वायलेंट होता है टुवर्ड्स विमेन, और वो अक्सर ये बताते हैं कि यू आर अथॉरिटेटिव, आप अथॉरिटेटिव हो. इसका इमोशनल वायलेंस भी करते हैं. आप तो गरीब, आप तो अमीर तबके से आई हो, आपने क्या गुर्बत देखा. अक्सर ये चीजें आपने देखा होगा. एक दूसरी चीज, जो वेल एजुकेटेड विमेन होती है, उसका शादी अक्सर आपने देखा, वेल सेटल्ड, ये वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड विमेन की शादी अगर ये लल्लू पंजू से, जो नहीं डोंकी राजा से हो जाता है, उसमें भी ये डाइवोर्स हो जाता है. बड़ा मसला होता है. क्यों? मेन वजह यही है, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो दोनों मैच नहीं करते साइकोलॉजिकली तौर पर. वो आके थे, अच्छा अभी आप हर जगह आप अपनी फिलॉसफी जान रहे होते हो, तो फिर वो वायलेंस उसको चुप करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, तो वो वायलेंस एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हुए उसको क्या करता है? रेक्टिफाई कर लेता है. समझे? आपने देखा होगा ये सारी चीजें. तो ये चीजें होती है अक्सर हम एज अ सोर्स ऑफ वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर. क्लियर हुआ? ये क्लियर है आप लोगों को? ये थ्योरी. अच्छा, ये थ्योरी के अंदर तीन चीजें हैं. एक होते हैं, हम कहते हैं पावर बेस, दूसरे को हम कहते हैं पावर प्रोसेस, थर्ड को हम कहते हैं पावर आउटकम्स. पावर बेसिस, फिर ये समझा दूंगी. ये इस थ्योरी के अंदर तीन चीजें. एक पावर बेसिस, ऐसा नहीं किधर पढ़ ना लेना. Ever term violence going on between Tom Cruise and Angelina Jolie. Acha Daniel sir, like working women lower class in our society are beaten by their degrees. Working against who? Yes, don't work. बिल्कुल सही दानियाल, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट. पर ऊपर के लिए किसी ने और भी कोई सर यू मीन टू से वुमेन भी कर सकती है कॉज अगर, हाँ भी बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन नहीं इम्तियाज बच कर ना से इसलिए बंद करके भी मार खाओगे तो वो बुरा हाल होगा. में ना आ सकती है, इसके ऊपर जाए किसी और ने. यस, थैंक यू. अच्छा, तो ये एक होता है पावर बेसिस. एक लफ्ज के अंदर प्लीज समझो, बेस से क्या मना होता है? व्हाट मींस बाय बेस? काश आई वाज हैविंग क्लास, फिजिकल क्लास होता है, मजा आता है. कोई ग्रुचुअल कोई नहीं है, और वैसे भी सब ने मुंह चढ़ाया होता है, किसी ने कैमरा ऑन ही नहीं किया है. क्या करें? हैरम क्या करे ना, क्या कर सकते हैं. एक आप फादर भी सॉरी कलंदर मलंदर बने. आज तो जुमे सब नहा करके जरूर की होगी, क्योंकि हमारे जुमे का मुसलमान होते हैं ना अक्सर तौर पर, जुमे चिट्टे कपड़े पा करके नहीं. देखो साथ में मन आ गया, साथ आया करो यार. अच्छा, नेक्स्ट एक है पावर बेस, एक होता है पावर प्रोसेस, एक होता है पावर आउटकम्स. इस थ्योरी के अंदर
फुरकान आ गए, फुरकान वेलकम फुरकान। हाउ इज कराची गोइंग ऑन? कराची में अच्छा ठंड तो नहीं है ज्यादा ना, मौसम अच्छा है कराची का। हाँ अच्छा, बहु डॉक्टर को बीवी भी मारती है। बीवी मारती है, अली अली अख्तर को बीवी मारते हैं। ओह माय गॉड, एक और शादीशुदा है अली अख्तर, बीवी मारती है। ओह माय गॉड, वो डॉक्टर हो लेकिन गोल रोटी बनाए। हाँ बिल्कुल। सर्वाइवल इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव पावर। ओह माय गॉड, ये देखो मैकियावेली का फॉलोअर, मैकियावेली का। द प्रिंस मैकियावेली का। और वैसे भी मेरा अफवन साहब मेरा भी फेवरेट है मैकियावेली, रियलिस्ट बात करता है सच, और दुनिया चलती भी रियलिज्म पे, ट्रस्ट मी। ये बाकी लॉलीपॉप से पूरी दुनिया को लॉलीपॉप दिया गया है, ठीक है। मतलब हर तरह से मजलूम औरत ही है। ज़ोएब क्यों आप पर भी जुल्म हुआ है? हम आपके गम में बराबर की शरीक है। देखो चाय बना के दिया उस बेचारी ने, चॉकलेट बना के लेके आए, आपके टेंशन पूरे करते हैं। आपने जुराबे आप नहीं धो सकते, आप जुराबे धो के देते हैं, सब कुछ है, और क्या चाहिए? Oh my God. अच्छा कम ये होता है पावर बेसिस। बेस इस लफ्ज के अंदर क्या है अलवी साहब? यानी ऑन विच द पावर, जो पावर जिसके बेसिस है, बेसिस मतलब जहां पर जिससे आपके पास पावर आता है, जहां से आपकी पावर आता है। पावर प्रोसेस क्या कहती है आमना, जो भी कमजोर है दुनिया उस पे जुल्म करती है, चाहे वो औरत हो या बच्चे। ठीक है भाई, मैं मजदूर तबकात के साथ हूँ, और आज इस साल की प्रॉमिस भी है। सर औरत को हमेशा मजदूर समझते हैं, कभी इंसान भी समझे, कभी हम हमेशा। वाओ दैट्स क्वाइट हसन, एब्सोल्युटली राइट, यस। तो पावर बेसिस यानी जो आपके पावर बेसिस से क्या मुराद है? आपके पास स्किल्स आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास पावर है। आपके पास एजुकेशन है, वो आपका पावर बेस बन सकता है। आपके पास वेल्थ आ सकता है, आपके पास ब्लड भी वो हो सकती है। किधर फुरकान का आप है फहद मुनीर, तो आपके साथ ब्लैक भी गो हो सकती है, वो आपका पावर है। और इसके साथ यदि आपके पास भी अगर कोई बहुत बड़ा जॉब होता है, जॉब होल्डर, वो आपका पावर बेस हो सकता है। जो भी सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेटस को जो आपका होता है वो पावर आ सकता है, आपका एसेट हो सकता है। अच्छा कभी कभी आपका पावर, आपका पर्सनल स्किल्स भी आपका पावर बेस हो सकता है। पावर स्किल्स, आपका पावर जो पर्सनल स्किल्स होते हैं, पर्सनल ट्रेड्स होती है, वो भी आपको क्या हो जाता है, ये सारे आ सकते हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन काम कोई नहीं कर सकते। यानी जो भी हो सकता है। अच्छा तो आप डॉक्टर हो सकते हो, तो वो भी आपका पावर बेस है, ठीक है। तो कमिंग टू आंसर, हम कहते हैं एक है रिसोर्सेज आपकी। सेकंड चीज होती है पावर, पावर आउटकम्स। पावर आउटकम से क्या मुराद है? इस जब आपके पास पावर बेस होता है उसका आउटकम क्या होता है? जब आपके पास ये सारी चीजें होती है, आप इन्फ्लुएंशियल होते हो, आप इन्फ्लुएंस करते हो, आपके पास पावर आता है ना। आउटकम से क्या मुराद है? इस पावर प्रोसेस या पावर आउटकम। तो आपके पास ये प्रोसेस करते हो, तो उस प्रोसेस से फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस इज द टेक्निक नीडेड टू हैव दिस बेसिस। इस बेसिस का, इस पावर का के लिए जो नहीं हैविंग के लिए, उसका आउटकम के लिए, सॉरी उसके लिए जो टेक्निक होता है, फॉर एग्जांपल जो अगर आपके पास पावर प्रोसेस, यानी जब आप इस पावर को प्रोसेस करते हो, जब आपके पास ये पावर होता है, इस पावर को प्रोसेस करके, उस पावर के प्रोसेस के बाद आपके पास इसके आउटकम्स आ जाते हैं। पहले बेसिस होते हैं, साथ समझ आ रहे हैं, साथ में यानी आपके पास पावर है, उस पावर को प्रोसेस करना है, और उस पावर के प्रोसेस करने के बाद क्या आ जाता है आपके पास, और उसके आउटकम्स आ जाते हैं, उसके आउटकम्स आ जाते हैं। तो ये आपके प्रोसेस दरअसल तौर पर आपके टेक्निक से, द टेक्निक्स टू यूज दिस पावर्स, द पावर्स, उसके बाद क्या हो जाता है ये सारे, तो फातिमा हमारे पास क्या आ जाते हैं, उस पावर के आउटकम्स आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि जब ये सारे आपके पास पावर बेसिस होते हैं, जब इन पावर बेसिस के दरमियान एक डिफरेंस होता है एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर का, तो वो फिर क्या कर लेते हैं, यस बिल्कुल सही है, तो वो क्या कर लेता है, तो वो दरअसल तौर पर इस पावर को इनकाउंटर करने के लिए वो वायलेंस इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, वायलेंस के तौर पर, वायलेंस के एज अ टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इसको क्या करता है, नलिफाई कर लेता है। ये है सारी चीजें।
तो हम कहते हैं पावर आउटकम, जो पावर आउटकम्स जो है वो दरअसल तौर पर क्या होती है, ये डिसीजन होते हैं ना। पावर जब आपके पास पावर होता है तो क्या होता है, आपके पास डिसीजन आते हैं ना, डिसीजन लेते हो ना। पावर व्हाट मींस पावर, डिसीजन लेना, ठीक है, ये सारे आ सकते हैं यहाँ पर। तो पावर क्या करते हैं, आउटकम से आपका डिसीजन आ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पेशली तौर पर मेल इस वायलेंस को इस्तेमाल करते हैं टू इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन। वो वायलेंस क्या हो सकता है, वो वायलेंस इमोशनल भी हो सकता है। हाँ तू तो अमीर बाप की जादी है, तू तो शहजादी है, मतलब गरीब आना, तो कभी कभी क्या होते हैं, रोना भी पड़ता है, मैं गरीब हूं, मैं ठीक करा, ठीक है। तो वो कभी कभी रोना धोना भी हो जाता है, कभी एग्रेसिव छूट में जाता है, वायलेंस कर लेता है, इमोशनल फिजिकल, कभी बेचिंग करता है ना वो मुश्किल। और कभी कभी बच्चे, तो आपको अभी वायलेंस का एक थ्योरी बताया था ना, बच्चों को यूज करना। कभी कभी क्या करते हैं वो बच्चों को जो नहीं, चिल्ड्रन को यूज करते हैं स्पेशली अगेंस्ट यू। बताया था ना इंटीमेट पावर, जो पावर एंड कंट्रोल व्हील थ्योरी में आपको बताया था, उसके अंदर ये सारी चीजें हो जाती है। तो ये एक था एक थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी इसी के अंदर, दैट इज एक्सचेंज थ्योरी। इसके अंदर एक और थ्योरी है, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज थ्योरी। द एक्सचेंज थ्योरी। फाद कौन सा पॉइंट समझ नहीं है, क्लियर हुआ फाद या दोबारा बता दो? पावर आउटकम्स, लास्ट पॉइंट आउटकम्स है। आउटकम मींस मनी फाद, ये यानी जो आपके पास जो भी पावर बेसिस होते हैं, फिर इसके बाद उस पावर के बाद आप प्रोसेस करते हैं, आपके पास टेक्निक्स है, इसके बाद आपके पास क्या आ जाते हैं वो टेक्निक्स, उस पावर बेसिस को यूटिलाइज करने के बाद आपके पास आउटकम मींस डिसीजन। आउटकम मींस उसको यूटिलाइज करने के बाद कोई चीज आ जाता है, इन्फ्लुएंस, यस। इसलिए फिर उस आउटकम, आपकी पावर आउटकम को इनकाउंटर करने के लिए आपको डिसीजंस को, आपकी जो डिसीजंस होते हैं उनको कन्फ्रंट करना या उसको रेक्टिफाई करना, उसका न्यूलिफाई करना, यानी उसका अफेक्ट्स का खात्मा करने के लिए वो वायलेंस इस्तेमाल करता है। क्लियर हो फार? अच्छा, तो खैर अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सचेंज थ्योरी। ये गैलीज ने दिया था, एक्सचेंज थ्योरी गैलीज ने दिया था। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये थ्योरी फिर आसान है। गैलीज जो है वो द एक्सचेंज थ्योरी, ये कॉस्ट और बेनिफिट के बेसिस पर है। एक चीज के अंदर, थ्योरी के अंदर, मैं आप थ्योरी का आपको दो पॉइंट्स दे रहा हूं। इसके अंदर है कॉस्ट प्लस बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट बेसिस होता है। सुनो, हम कहते हैं द एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं, वो कहते हैं why we are going to hit someone। हम वायलेंस क्यों करते हैं, हम वायलेंस कब करते हैं अजीज, कब वायलेंस करते हैं? वो ये कहते हैं कि हम वायलेंस तब कर सकते हैं, हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम वायलेंस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान, यानी हम वायलेंस इसलिए कर सकते हैं, हम वायलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि मैं वायलेंस कर सकता हूं ना। हम वायलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हम वायलेंस कर सकते हैं। वो कहते हैं एट फैमिली लेवल पर दरअसल तौर पर वायलेंस इसलिए होता है कि वो वायलेंस कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, people hit and abuse others because, and especially the other family members, because they can, वो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज, फिर वो जो वायलेंस करते हैं, अगर वो वायलेंस करते हैं तो वायलेंस में दो चीजें होती है। उस वायलेंस को अप्लाई जब करते हैं, उस वायलेंस के अंदर जो क्या होता है, उससे या फायदा होगा, सॉरी इसका नुकसान क्या होगा, उसको कॉस्ट क्या होता है, और इसका फायदा क्या होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट। अब मैं एक जनरल एग्जांपल दूंगा, इसके बाद फिर हम इधर आएंगे। फॉर एग्जांपल, आप जब बीवी को थप्पड़ लगाते हो, इमोशनल करते हो, या आप वायलेंस करते हो, इट कॉस्ट नथिंग ना, कुछ थोड़ा सा आपने गुस्सा हो गया पाजी यू आर है ना सारे, और ये कह रहा है कि मैं तेरा ये करूंगा वे करूंगा, ये सारे ठीक है ना, तो सारी झाड़ू मारू उसके हाथ में, बाकी चीज ठीक है, इट कॉस्ट नथिंग। अच्छा, यानी कॉस्ट, वो क्या कर लेता है,
उससे क्या फायदा आपको हो जाता है? वो एक आपकी चिंगार से ना, वो आपकी एक जो, मैं क्या श्रृंगार क्या बोलूं, जो आपकी एक स्पीडी बार्किंग से क्या हो जाता है, वो औरत संभल जाती है, ठीक है, या वो काम कर जाती है ना, तो उससे क्या हो जाता है? तो इसका, इस छोटे से कास्ट की वजह से सिर्फ आप ना एक माइंड, एक आवाज बुलंद करने से क्या हो जाता है, आपको ये फायदा हो गया कि यू इन्फ्लुएंस दैट विमेन, और उससे आपने वही काम ले लिया। तो अब क्या करोगे? आप ये करोगे कि भाई कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है और बेनिफिट क्या है, बेनिफिट जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए वो बार बार इस वायलेंस को क्या करता है, कमिट करता है। यानी एक्सचेंज से क्या मुराद है? एन एक्सचेंज ऑफ स्मॉल, आपने थोड़ा सा, या इस तरह है कि दो थप्पड़ आपने, अभी आपने किधरी जाकर के क्या किया, चोरी किया, तो आपको क्या बन के 2-3 मुखिया पड़े थे, है ना, थप्पड़ मप्पड़ खा लिए, सब कुछ खा लिए, और वैसे आपने जेब में से चली एक पूरा बार गोल्ड का उठा करके लेके आया, कहता यार मुखिया खा करके देखो, सोना तो मिल गया है, अल्लाह खैर सुना, ठीक है, समझ ऐसा होना। यानी ये है कि एक थोड़ा सा मुखिया खाने पर क्या हो गया है, कहता है यार ठीक है, दिल के अरमान तो निकाल आया, कोई बात नहीं, मैंने जा करके अब 2 साल 3 साल जेल में रहूंगा, लेकिन आने वाले जो मेरा नवासा है, वो मेरा नवासा भी मुझे दुआएं देंगे, इतना पाकिस्तान को करप्ट करके पाकिस्तान से पैसा लेकर के लेके गए हैं, कोई बात नहीं, 6 साल रहे, और जेल बनाया मर्द के लिए, मर्द को दर्द नहीं होता, तो कोई बात नहीं, मर्द जो है वहां पर रह करके कोई खूब ठीक ठाक तो कमाया तो है ना, समझ जाए सारे। जुल्फिकार कोकर साहब क्या ख्याल है ना, कि खूब तो कमाया है जुनैद इस्माइल साहब, यानी खूब कमा करके अब क्या हो गया, अल्लाह माशाल्लाह सब कुछ हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये चीज होती है, कॉस्ट कम है तो बेनिफिट ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, हम बार बार, इसीलिए वो कहते हैं कि एट फैमिली लेवल हम वायलेंस इसलिए करते हैं कि हमारे उसका कॉस्ट कम पड़ता है और उसका बेनिफिट ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम वायलेंस कमिट करते हैं। अच्छा, अगर ये हो गया और लड़की जो है उसने कंफू खेला और मेरे शागिर्द हो, और उसका जो है साथ साथ उसका हस्बैंड जो टॉम क्रूज है ना, और वो क्या कर रहे हैं, वो उसको एक बात करते हैं, एक थप्पड़ लगाते हैं, और तू बैलर उठाया, उसको 50 मुक्के लगाया, तो वो बंदे का पुत्र बंद करके, क्योंकि आप कॉस्ट बढ़ गया, बेनिफिट कम है, तो आप क्या है, तो आप जो नहीं, वो बंदे का पुत्र बंद करके कभी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, समझ आए, तो वो बंदे का पुत्र बंद करके कोई नहीं, या ये करता है ना कि वो कोई इसका भाई जो शादी हो गई है, इंजना जूली जब चली गई उसके, टॉम क्रूज जो है वो बदमाशी करता है, टॉम क्रूज ने इसको मार दिया, इंजना जूली ने अपने भाई को कॉल किया कि भाई ये रात के वक्त आकर के यहाँ पर क्या करता है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के लिए यहाँ पर आया, और भाई आकर के इसको खूब चित्तर लगाया ना, फिर उसको पता चलेगा कि कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है और बेनिफिट कम है। तब क्या करेंगे, वो सब कुछ क्या करें, कुछ कर जाएगा। तो कयामत, समझ आया ना। यानी आपकी वाइफ जो है वो हाई-फाई फैमिली से है, और उसका पूरे खानदान वाले क्या है, वो दरअसल तौर पर वो बड़े यानी बदमाश, ठीक ठाक बदमाश तबका है ना, असर रसूख वाले है, और आपने आकर के क्या किया, उसको मार दिया। उसने भाई को कहा कि भाई ये जो है सलमान खान मुझ पर जुल्म करता है, तो आकर के भाई उसके घर के अंदर 2 3 4 10 थप्पड़ लगा करके उसको ठीक ठाक कर लेता है, तो इल्ला माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगी। क्लियर हुआ सर? इस सब्जेक्ट का नाम वुमेन स्टडीज क्यों नहीं है इसमें, रिलेटेड थ्योरीज। फारूक सही कह रहे हो। ठीक है, खैर, तो ये कॉस्ट और बेनिफिट एक्सचेंज थ्योरी समझ आया आप लोगों को? इतनी आसान है। वो कहते हैं रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, इसमें भी रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट का भी है ना। अगर आपका ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट की तरह है, यानी अगर आपको पनिशमेंट कम हो, रिवार्ड ज्यादा मिल रहा हो, तो आप उसको प्रोलोग करोगे। तो वो कहते हैं कि हम सोसाइटीज में इसलिए वायलेंट होते हैं, फैमिली में इसलिए वायलेंस कमिट करते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट कुछ नहीं होता। वी इट द अदर बिकॉज वी कैन, हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें भाई से ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता, सारे इतने एग्जांपल्स दिए। ओह माय गॉड, अब्दुल वहाब साहब कहते हैं लाइक सीएसएस कॉस्ट ऑफ इट एंड बेनिफिट ऑफ इट। आप बाकी आप पता नहीं तूने कौन सा कॉस्ट लिया, कौन सा बेनिफिट लिया, और डोंट दैट ऑल। ज़ैनब सोहेल, अगर कॉस्ट ज्यादा होंगे तो दोबारा वायलेंस नहीं होगा। हाँ हाँ बाजी, ज़ैनब क्या ख्याल है? आप उसको जब
कोई कहे ना टॉम क्रूज, उसको 2-3 बैरल मारो ना, या पिस्टल AK-47 अपने साथ रखो ना, या वाटर 20 रखो अपने साथ, चुप नहीं है तुम, माथे से आर पार बंदे का पितर बन जाएगा। ठीक है, पुलिस वाली है या वकील। खैर दूर रहो इससे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्स थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है रिसोर्स थ्योरी। रिसोर्स थ्योरी से क्या होता है, सुनो फिर, ये एक दूसरे से, that's why the violence is perpetrated by silence of the victims when the victims speak up, the cost increases in the violence. Yes, बिल्कुल हमला बिल्कुल सही है, इसलिए मैं कहता हूं मैंने आवाज उठाया, be the voice of the voiceless, serve the unserved, be the voice of the voiceless। उन मजलूम तबकात के लिए आप लोगों को आवाज उठाना होगा एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली राइट हमला। अच्छा, रिसोर्स थ्योरी से मुराद क्या है? रिसोर्स थ्योरी जो है वो ये क्या है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसके अंदर क्या है, व्हाट मीन्स बाय रिसोर्स? रिसोर्सेस जिस तरह हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था, यहां पर इधर भी वही चीज है, लेकिन ये इसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करता है। वो कहता है जिस तरह हम लोगों ने पावर बेसिस, पावर प्रोसेस एंड पावर आउटकम्स हम लोगों ने देखे थे, इसी तरीके से हम लोगों ने क्या है वो रिसोर्सेज, रिसोर्स थ्योरी यहाँ पर इसके अंदर क्या है, कहते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो, रिसोर्सेज अगर आपके पास बढ़ जाता है तो आप क्या बन जाता है, आपके पास जो डिसीजंस है, डिसीजन पावर्स, वो आपके पास बढ़ जाता है ना। रिसोर्सेज बढ़ने का डिसीजन मेकिंग पावर आपका बढ़ जाता है। हेलो, समझ आ रहे सबको? जफर इधर आ गए, छोड़ दो समय और बाजू, इधर आओ। हेलो 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 गाइस, इधर नो कमेंट्स, इधर। जब आपका रिसोर्सेज बढ़ जाता है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, जो अगर आपका वैल्यू, यानी आपका वैल्यू जो है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिसोर्सेज। अगर आपके रिसोर्सेज कम होने की वजह से आपके पास डिसीजन पावर भी कम हो जाता है। अब सुनो, जफर इधर आ गए, जफर इधर आ जाए, फिर बाद में आप दोनों, यू मस्ट हैव अ गुड कप ऑफ कॉफी एंड टू हैव लॉन्ग डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक्स। नहीं तो एक जूम वाला मीटिंग ले लो, दमादमस के अंदर अच्छे तरीके से वो डिस्कशन कर लेना, ठीक है? वो कहते हैं, और कहते हैं जो आपका मेंबर है या आपका फैमिली मेंबर है या आपका जो भी है, वो कहते हैं दरअसल तौर पर जो आपका पार्टनर है, पार्टनर वायलेंस, सब थ्योरीज में वायलेंस एज सोर्स इस्तेमाल होता है। वो दरअसल तौर पर वायलेंस क्या करता है, वो उस वायलेंस को यूज करते हुए, इस वायलेंस को यूज करते हुए ताकि क्या हो, ताकि वो इनके रिसोर्सेज, जो उनके पार्टनर है, पार्टनर के रिसोर्सेज पर उसको कंट्रोल हो, ताकि उसके पास क्या है, आपके पास क्या हो, इन रिसोर्सेज पर आपको कंट्रोल हो। फॉर एग्जाम्पल टॉम क्रूज बीमार, क्या है, गरीब है, गरीब तबका है, और यहाँ पर जो है जो दूसरा है कैटरीना कैफ क्या है, उसके पास बहुत सारे चीजें हैं, माल दौलत है, गाड़ी है, ऑडी है, और स्कूटेज मुडेज जो सारे कार मार सब कुछ है। अब ये बेचारा क्या है, उसके पास कुछ नहीं है, मलंग पार्टी है, और इसने कहा कि भाई अब मैं वायलेंस को एज अ सोर्स को यूज करना टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ दिस पार्टनर टू हैव डिसीजंस पावर। आसान है, आजम के बाद में
रिसोर्स थ्योरी हम लोगों ने ये देखा था कि रिसोर्स थ्योरी के अंदर आपका ऐसा है, वो कहते हैं कि आपका जो डिसीजन पावर है, आपका डिसीजन पावर इज to have decision powers, to have the power, to have the control is directly proportional to have control on resources. अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो, आपके पास रिसोर्सेज पर कंट्रोल आपका ज्यादा हो, तो इतनी आपके पास डिसीजन पावर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये सारे the more resources means the more capital means the more influence and leads to violence ultimately. Yes, बिल्कुल, यानी इसका दोबारा बता देना। ओके, वो ये है, वो कहते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जितना आप पर एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे, आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे, आपका जायदाद है, आपका बिजनेस है, आपकी दुकानें हैं, आपकी बाकी चीजें, प्रॉपर्टीज है, जो भी चीजें है ना, उस पर जितना आपके पास कंट्रोल होता है उन रिसोर्सेज पे, इतनी आप डिसीजन पावर आपके पास आ जाएगा। वो कहते हैं कि जब इस कंट्रोल टू हैव द पावर ऑन दिस रिसोर्सेज, the partner, your partner is going to use this violence as a tool to have control on these resources, and after having resources आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास वही decisions making procedure या decision making authority आपके पास आ जाता है। इंजीनियर जैब साहब, सारी थ्योरीज इसी तरीके से वायलेंस इस्तेमाल होता है, किसी एक शक्ल में, दूसरे शक्ल में। वहां पर पावर बेसिस था, पावर प्रोसेस था, पावर आउटकम्स थे, और यहाँ पर जो है इंजीनियर साहब वो इसने सिर्फ एक चीज की बात की, एक्सटर्नल आपके रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो इसलिए आपको मैं अलग-अलग से आपको दे रहा हूं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थ्योरी की तरफ हम आएंगे। वो थ्योरी क्या है? फिफ्थ, उधर साथ ये सुमैया सैयद, देखना कितनी थ्योरीज हम लोगों ने सो फार पढ़े। सुमैया सैयद कितनी थ्योरीज हो गई है, काउंट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आ जाती है, दैट इज ना ओवरऑल टोटल, ये तो फोर्थ है, फिफ्थ अब चल रही है, उससे ऊपर भी हम लोगों ने साइकिल थ्योरी थी, इंटीमेट पार्टनर थ्योरी थी, वो भी थी सारे, ठीक, तीन वो थे। चलो ठीक है, कोशिश करता हूं कि 10 एटलीस्ट 10 थ्योरीज हो, 8-10 थ्योरीज आपके पास आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरी जो है, दैट थ्योरी जो है एक्चुअली वो उसका हम कहते हैं दैट इज the frustration, sorry, the resource theory के बाद हम लोगों ने frustration aggression theory, frustration aggression theory जो है, the frustration aggression theory, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। the frustration aggression theory जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज है, यस मेरी 3 हो गए, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से 8-10 हो गए। अच्छा, खैर, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी से मुराद ये है, वेरी सिंपल। आपने देखा होगा, पहले आप अपने लाइफ से हम लोग एग्जांपल आपको बताते, आपने कभी देखा है कि आप कोई काम करते 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 आपसे वो काम होता नहीं है? आपने देखा होगा ना, अक्सर काम करते करते आपसे क्या हो जाता है, अक्सर वो आप काम करते करते आप वो काम नहीं कर सकते, कोई कोई भी ब्लॉकेड आ जाता है ना, कोई शॉर्टकमिंग्स आ जाता है, फिर आप क्या करते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फिर उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, इस एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए अक्सर हम उस चीज को तोड़ देते हैं। देखा होगा ना, यार ये काम नहीं हो रहा है, लैपटॉप में काम कर रहा हूं, कोई यार ये नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं, क्या हो, डाउन मार दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये दरअसल तौर पर हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, या अक्सर हम कहते हैं यार ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये छुरी खराब है, चाबी खराब है, तो हम चाबी को तोड़े, चाबी पे गुस्सा निकाल देते, फेंक देते हैं सारी। अक्सर देखा होगा अपनी लाइफ। वो हम ये बताते हैं कि दरअसल तौर पर जब कोई चीज, कोई एन ऑब्जेक्ट that helps just a blockade in the way of to achieve any goal, आपने कोई गोल अचीव करना है, तो उस गोल के सामने में, रास्ते में कोई बैरियर्स, कोई ब्लॉकेड या कोई ब्लॉकेड आ जाता है किसी भी शक्ल में, तो हम उस चीज पर फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। अगर कोई जाते जाते कोई बीच में आ जाते हैं, हम गालियां भी देते हैं ना, अक्सर देखा होगा, तो गालियां शालियां थप्पड़ मोपड़ देंगे, साइड पे हो चाहिए, क्या करे ना, या जब अगर आप वहां तक नहीं पहुंचते तो हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम उस चीज पर एग्रेशन निकालते हैं। वो फेलियर जो होता है, हम उस फेलियर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और to fail in failure of that to attain that goal,
उस पर हम किसी ऑब्जेक्ट पर निकालते हैं गुस्सा। तो इसके फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी दरअसल तौर पर ये बताते हैं कि फैमिली के अंदर कोई टॉम क्रूज का कोई कारोबार चल रहा है, कुछ चल रहा है, जो भी चल रहा है, और अगर वो कामयाब नहीं होता है तो टॉम क्रूज अक्सर आकर के तू बड़ी नासी है, तू बड़ी नौसत, मेरे घर में जब तू आई तेरे वजह से मैंने ये काम नहीं हो गया, देखो तूने ये किया, ठीक है। वो सुपरस्टिशियस बन करके क्या हालत है, वो फिर अपना गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन निकालते हैं विमेन पे। अक्सर खुमारी लोग होते हैं ना, ये जाज खुमारी ना, ये जो कहते हैं ना, ये जो क्या लगाते हैं ना, वो अपना जब किसी चीज पर पैसा लगाते हैं, नाम ही भूल गए, अच्छा बीटिंग जो करते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा, जो जुआ खेलते हैं ना, सट्टा बीटिंग और जवारी जो होता है ना, अक्सर जब जिस दिन उसने नहीं कमाया होता है वो करके वो क्या करते हैं, ओह माय गॉड, यस गैम्बलिंग होगा, ओह माय गॉड, अच्छा फिर आकर के इला माशाल्लाह अल्लाह खैर सलाह बीवी पर सब कुछ निकाल लेते हैं। तो वो कहते हैं या कोई भी आपको भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, अच्छा कोई टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन किस पर निकालते हैं, वीमेन पर ही निकालते हैं। ये सारी चीजें आरम भाई की पार्टनर हॉबी, मेरे ख्याल से आप उसके साथ पार्टनर इसके पता है अच्छा तो ये कहती है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन, वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स क्या आता है, दैट डिस्प्ले एग्रेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स ठीक है, और उसके बाद नहीं वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, पर इफ फेल टू अचीवमेंट ऑफ एनी गोल, ये करता है। तो फ्रस्ट्रेशन में रिजल्ट व्हेन द अटेनमेंट ऑफ दैट गोल इज ब्लॉक्ड, तो इसीलिए हम कहते हैं अक्सर इस गोल को फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं उन पर जो हमारे पास सामने आ जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन। एक लास्ट थ्योरी आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उस पर 20 मार्क्स का सवाल आ सकता है, 20 नहीं तो 10 मार्क्स का सवाल आ सकता है, क्योंकि मुझे सीएसएस 2020 के बाद अभी खौफ लायक होगी कि थ्योरी डिटेल में हो, ठीक है। वो थ्योरी क्या है, और उस थ्योरी के अंदर हम लोगों ने देखा दैट इज, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी, और ये थ्योरी बहुत ज्यादा आसान, अगर आप लोगों ने ईडीएस एवरीडे साइंस पढ़ा है तो आज एवरीडे साइंस की थ्योरी यहाँ पर पढ़ाऊंगा, इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी सब ये जरूरी तो नहीं है फ्रस्ट्रेशन में पर निकालना, यार देख अक्सर निकालते हैं उसी पे। अब हम कहते हैं आप विमेन को एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर तो भी फारूक हम लेते हैं ना, अक्सर देखा होगा, टू बी ऑनेस्ट यार आप जरा देख लेना, हम एज ह्यूमन तो आज तक देखा नहीं है, विमेन इज जस्ट द हीप ऑफ द फ्लेश। विमेन को दो चीजों के लेते हैं, मजदूर के तौर पर लेते हैं जब इंसान लेते हैं, अदरवाइज सेक्स ऑब्जेक्ट है, सेक्स टूल है, सॉरी टू से बड़े एजुकेटेड लोगों को देखा है विमेन को यही दो ऑब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं एक्सेप्शंस है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, आई एम सॉरी टू से। अच्छा तो इकोलॉजिकल थ्योरी से फिर आपको पता है ना अखुन साहब कि इकोलॉजी आपकी होती है पूरी ना, ऑर्बिट होती है ना इकोलॉजी पूरी। जितने भी एजुकेटेड याद रखिए, बड़े एजुकेटेड, बड़ी हाई फाई, बड़ी वेल ऑफ फैमिलीज देखिए, इसके अंदर विमेन को एज ऑब्जेक्ट के तौर पर लेना बड़ी, हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर स्पेयर्स होती है ना, स्पेयर्स होती है, सर्कल्स होते हैं। अच्छा तो इकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर वो कहते हैं, वायलेंस थ्योरी ये कहती है, ये हेसी ने दिया है, हेसी, और ये न्यू थ्योरी है, अभी हेसी ने ये न्यू थ्योरी दरअसल तौर पर दी है, ये बिल्कुल एक न्यू थ्योरी है जिसने दिया था 1998 में, 1998 में ये थ्योरी दिया गया था हेसी ने। अच्छा उमर किधर है, इधर है, आ जाए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, एडोस्फेयर, बायोस्फेयर, ओह माय गॉड, अच्छा सही है, मैं नाम कोई और दूंगा, नाम ये है, ठीक है। अच्छा इकोलॉजिकल थ्योरी दरअसल वो कहते हैं कि देयर इज अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द वायलेंस इन एट फैमिली लेवल पर, या ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर, फिर कम्युनिटी के लेवल, फिर स्टेट लेवल पर वायलेंस होता है। पहले इंटरपर्सनल होता है,
फिर इसके बाद आपका फैमिली के लेवल पर होता है, फिर कम्युनिटी लेवल पर होता है, फिर आपको जो स्टेट लेवल पर होता है, जिससे केस में मैंने आपको लेवल डिफरेंट लेवल्स बताए गए थे, इफ यू रिमेंबर लेवल्स ऑफ वायलेंस। अच्छा, एक चीज जो इसको है बिल्कुल इनर कोर, इसको हम कहते हैं, पहली जो है सबसे पहली हम उसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनिक। ऑन्टोजेनिक 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 से मुराद क्या है कि द इनर मोस्ट सर्कल, अब वायलेंस एक सर्कल में चल रहा होता है, द इनर मोस्ट सर्कल जो होता है उसके अंदर वो कहता है कि जो परपेट्रेटर है, द वन हु कमिट्स, जो अक्यूजर है, जो अब्यूजर है, जो कल्प्रिट है, जो स्पेशली वायलेंट है, उस वायलेंस का पर्सनल हिस्ट्री है इसमें। ऑन्टोजेनिक मतलब उसकी पर्सनल हिस्ट्री, यानी उसका जाती तौर पर उसका पर्सनल ट्रेट्स इसके अंदर है। यानी फॉर एग्जांपल इसको हम लोगों ने देखा कि एक इंडिविजुअल, उसका अपना बचपना किस तरीके से गुजरा है। अब याद है, इसलिए क्या हम कहते हैं कि जो बच्चा बचपन में अब्यूज होता है या उसकी एग्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एक चिल्ड्रन की तरफ हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को बड़ा एहसास होता है, बच्चे को आप लोगों ने बड़े ध्यान के साथ पालना होता है। अगर वो बच्चा, आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड में अगर वो एग्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का कन्फ्रंटेशन किया है उसने, या उसके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ है, सेक्सुअली हैरास हुआ है, तो बच्चा बड़ा होकर के जरूर ये करेगा। इल्ला माशाल्लाह अगर उसका सोसाइटी आगे से चेंज हो जाता है, लेकिन वो जरूर रहता है। तो हम कहते हैं कि दरअसल तौर पर वायलेंस, तो हम देखना है कि जो वायलेंस कमिट करता है, पहले हम लोगों ने उस बंदे की पर्सनल हिस्ट्री देखना होता है कि कहीं इसका बाप तो उसके टुवर्ड्स हिम एग्रेसिव तो नहीं था, कहीं वो बच्चा जो है वो बचपन में किसी प्रोन टू दैट एग्रेशन तो नहीं हुआ है, कोई वायलेंस के प्रोन तो नहीं हुआ है, क्या वो बच्चा बीइंग अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड, बीइंग अब्यूज्ड एज चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में, तो जब वो इन्फेंसी में कहीं वो तो वायलेंस नहीं हुआ है कि बड़ा होकर के वो क्या कर लेते हैं, वो आगे जाकर, यस बिल्कुल, जो बच्चे अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि बच्चे इन अक्सर तौर पर हम लोगों ने देखा होगा कि वो बच्चे जो बचपन में हैरास हुए या सेक्सुअली मोलेस्टेटेड हुए, यस अदिला एब्सोल्युटली राइट, वो बड़े होकर के बन जाते हैं, क्यों, उसके माइंड में एक चीज इंप्रिंट हो जाता है, ठीक। तो पर्सनल हिस्ट्री इसके अंदर देखा। इसके बाद सेकंड सर्कल जो है, नेक्स्ट सर्कल जो है, इट रिप्रेजेंट, इसको हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम, इसको हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम। इसको हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम। अब जो बच्चा बाहर निकल आ जाता है, एक इकोलॉजिकल थ्योरी है, सेकंड जो सर्कल है, इट रिप्रेजेंट्स कि हम कहते हैं इस बच्चे का फैमिली सेटिंग, इसके अंदर क्या है, ये फैमिली सेटिंग, वो फैमिली क्या है, जो बच्चा जिस फैमिली में रेयरिंग हो रही है उस बच्चे का, उसका फैमिली सेटिंग क्या है, क्या उस जिस फैमिली के अंदर वायलेंस होता है, तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जो बंदा जब बड़ा हो जाता है, तो उसमें हम लोगों ने देखना होता है कि अगर उसके फैमिली लेवल पर वायलेंस होता है, एग्रेशन होता है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और इसके बाद डोमिनेंस होता है, पैट्रियार्की होती है, मैक्सिमलिज्म होता है, कंट्रोल ऑफ वेल्थ होता है, डिसीजन मेकिंग में किसी एक और, या वहां पर सब्सटेंस अब्यूज होता है, या अल्कोहल होता है, जस्ट लाइक मैंने आपको सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर बताया गया था। तो तब यहाँ पर एट फैमिली लेवल उस चीज को देखना होगा कि व्हाई इज वायलेंट। समझ आया आप लोगों को? हेलो एवरीवन गाइस, ओह माय गॉड। इसके बाद सेक्स नेक्स्ट आ जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सोसिस्टम, इसको कहते हैं एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम अभी समझ आ रहे हैं एक्सोसिस्टम से क्या मुराद होता है? एक्सोसिस्टम से मुराद कि दरअसल तौर पर अब आपका यही फैमिली, अब देख लो, यही फैमिली तो किसी कम्युनिटी में रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही देखो। पहले होता है आप एक इंडिविजुअल, फिर वो इंडिविजुअल एक फैमिली के अंदर, फिर वो फैमिली किसी बाकी फैमिलीज के साथ उसका इंटरेक्शन होता है एक कम्युनिटी लेवल। एक्सोसिस्टम से मुराद एक कम्युनिटी लेवल पे, यानी एक्सोसिस्टम जो है थर्ड सर्कल जो है व्हिच रिप्रेजेंट्स the formal and informal interactions, the formal informal social networks
in which a family participates. The formal and informal social networks in which that family participate, यानी community. अब हम यहाँ पर देखना होगा कि इस कम्युनिटी के अंदर हम लोगों ने देखा है कि उस कम्युनिटी के लेवल पर विमेन को किस तरीके से देखा जाता है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या होता है, पैट्रियार्कल है, मैट्रियार्कल है, वायलेंस बेस्ड है, कौन सी सोसाइटीज क्या है, वो लेजिटिमाइज्ड है, क्या वहां पर वायलेंस जो होता है, एग्रेशन होता है, उसको बुरा समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है, होता है नहीं होता है, उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें देखे जाएंगे. ये है एग्जॉस्ट सिस्टम. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, उसको हम कहते हैं मैक्रो सिस्टम. मैक्रो सिस्टम. अच्छा, मैक्रो सिस्टम से क्या मुराद होता है? यही कम्युनिटीज मिलकर के किसी स्टेट के अंदर तो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए द लार्जेस्ट जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स स्पेशली योर कल्चर, योर ट्रेडिशंस, योर सोशल एनवायरनमेंट एट लार्ज, और इसी तरीके से इंक्लूडिंग योर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, योर जेंडर रोल जो दिए गए थे वो देखा होगा, जेंडर किस तरीके से, जेंडर रिलेशंस क्या है, मेल कंट्रोल ओवर द विमेन, और इसीलिए एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस एट इंटरपर्सनल लेवल पर क्या वो एक्सेप्टेंस है या नहीं है. और इस तरीके से हम लोग जो हमारे पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स है, हमारे सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज है, हमारी जो साइकी बनी है, हमारी सोशल लर्निंग है, इस सब के बारे में एक मैक्रो सिस्टम पर आ जाता है. यह है आपकी नेक्स्ट थियरी. समझ आया? फौजी समझ आया सबको? Oh my God. मैक्रो रिपीट करो. मैक्रो सिंपल से है, फादरली आपको पूरे स्टेट लेवल पर, आपके बड़े लेवल पर जो आपकी पूरी सोसाइटी है उसको हम कहते हैं मैक्रो लेवल. दमादमास कलंदर सब कुछ क्लियर है? इक्जो सिस्टम से फाद बलोच फाद अलवी, इक्जो सिस्टम से मुराद है कि आपका जो पूरी सोसाइटी का, पूरी कम्युनिटी का, स्टेट का, आपकी लॉज, आपकी कल्चर, आपकी ट्रेडिशंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वहां पर जो किस तरीके से देखते हैं, आपको जेंडर जो वायलेंस होता है क्या उसको रेक्टिफाई किया जाता है, नहीं किया जाता है, इन सारी चीजों को देखा जाता है. क्लियर हुआ यहां तक सबको? ये थे कुछ चीजें जो आपको, हम लोगों को आपको बताना था. इसके बाद नेक्स्ट, सॉरी टाइम कब कितने बजे तक है? तो 4 बजे तक था. टाइम हो गया? कब हुआ यार? 4 बजे तक. ओह माय गॉड, चलो टाइम हो गया यार, ना करो यार. 4 बज गए ना? 4 बज गए तो ठीक है, वो ठीक है. अच्छा, ये थे कुछ थ्योरी जो हम लोगों ने देख लिए थे. अब हम लोगों ने वे फॉरवर्ड देना है. वे फॉरवर्ड आप लोगों ने खुद देखना होता है, मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं देखना है. तो चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं, कल क्लास से 2 घंटे 3 घंटे का क्लास है कल, तो कल हम कोशिश करेंगे कि इनको वाइंड अप कर ले, बाकी चीजें सारे कर ले. ठीक है, तो कल के वाले क्लास में हम देख लेंगे. ठीक है, जा रहा हूँ ना पाजी, बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, आप लोगों का भी जान छूट जाए. पाजी कौन सा दिमाग खा रहे हैं, बंदा जल्दी चला जाए. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि आज हमारी थ्योरीज 6 थ्योरीज ये हो गए. इसके से पहले जो है आईपीवी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था, इंटरपर्सनल. इसके बाद सिस्टम थ्योरी वो हम लोगों ने देखा था. सब्सटेंस अब्यूज थ्योरी देखा था हम लोगों ने. सर जी मीडिया सर का प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मतलब बड़ा नहीं. अच्छा खैर, आपसे बेचारे का दिल नहीं करता. अच्छा, यही चीज बताना था. खैर को हम लोगों ने 6 ये हो गए. 2 पहले हम लोगों ने देखे थे, 7 8 हो गए. सब्सटेंस अब्यूज 9, इसके बाद सोशल लर्निंग 10, और इसके बाद जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था साइकोडायनामिक्स हम लोगों ने देखा था. वो हम लोग साइकोपैथोलॉजी हम लोगों ने देखा. सब्सटेंस अब्यूज थ्योरी हम लोगों ने देखा. तो 10-12 थ्योरीज से ज्यादा हो गए थ्योरीज.
प्रॉमिस किया था कि थ्योरी 0 फिंगर टिप्स दे दूंगा, देखा सारे टेक्टिक्स, यही टेक्टिक्स होता है। एंड पर दिन में काउंट करवा लेता है कि भाई इतनी थ्योरीज हो गई हैं, वाओ सारे हो गए। एक एक थ्योरी का आप लोगों को लोकल लेवल पर एग्जांपल्स दे करके, कभी झाड़ू, कभी बेलर, कभी क्या, और ये थ्योरीज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन विद दोस थ्योरीज विद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के साथ ये सारे थ्योरीज हो गए। इसलिए प्रॉमिस किया था कि थ्योरीज फिंगर टिप्स से इंशाल्लाह। तो ये थे थ्योरीज सारे, हम आ गए, मजा आ गया। चलो अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू, वाओ थैंक यू, आप भी जीते रहो सर जी। परफेक्टली, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। 20 मार्क्स या 10 मार्क्स से आ जाता है। अमेजिंग अलीना, चलो थैंक यू। May Allah bless you all. Take care and I will miss you. और इंशाल्लाह I will see you very soon. इंशाल्लाह कल से क्लासेस 11 से ऑनवर्ड हमारे क्लास होगी इंशाल्लाह। Love you too. Thank you. तो हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कुछ चीजें इसकी रेमिफिकेशन वे फॉरवर्ड भी देखेंगे, और वे फॉरवर्ड के अलावा हम इसके अंदर देखते हैं कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है इसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। ठीक है, कोई सवाल या जाते जाते कोई सवाल? थैंक यू आमना, थैंक यू आमना। आमीन, थैंक यू। आप खुद ही केक हैं, आप केक नहीं काट सकते। वेरी फनी मैन, वेरी फनी। आपके मिजाज के हो गए माशाल्लाह। अब वो लड़की वाले क्या कहते हैं कि भाई मेरी बर्थडे है, कहते हैं अच्छा आपका उम्र वही 5 साल पहले जो आपकी बर्थडे थी वही वाली उम्र है ना। Don't you think that the biggest enemy of women is another women? Oh आलम से कहाँ पे आ गए? आलम my God, अच्छा अम्मा देख भाई बंदा सही नहीं हो रहा है अम्मा। Door for you, happy birthday, thank you. बड़े गिफ्ट्स आए, कोई गिफ्ट्स का ना पूछे, बड़े गिफ्ट्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। इवन तो दुबई से भी पहुंच गया, गिफ्ट दुबई से दिए हैं। ठीक है। फात मुनीर आप नहीं आलम का साथ दे रहे हैं। फात मुनीर भाजी आप भी पेट्रियार्कल बन गए भाई, मेरे स्टूडेंट होकर के पेट्रियार्की नहीं है, नो पेट्रियार्की। फात लाहौर आ जाओ यार। अच्छा सर, may Allah bless you all. Take good care of yourself. इंशाल्लाह very soon इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। Don't lose your hopes. Your bright future is especially waiting for you people. बिल्कुल clear. You are going to inch yourself to that glory of your place. Don't wait for perfect time. Take ordinary time and make it perfect. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you all.